नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की है सेकेंड प्रॉपर्टी चार्ज की है, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या है हमारा, कंजर्व है। जैसे कोई भी एक हम सिस्टम लें और इसमें दो ऑब्जेक्ट लें, एक ऑब्जेक्ट लें ए और एक ऑब्जेक्ट लें बी, दोनों क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इस सिस्टम में नेट चार्ज कितना है, 0 है। अब मान लेते हैं ए से मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला आया, तो अब ए पे 20 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसमें 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज आ गया। तो अब ए में चार्ज कितना है, +20 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और बी में चार्ज कितना है, -20 इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन नेट चार्ज हम क्या देख रहे हैं, नेट चार्ज अभी भी 0। अगर दोनों चार्ज को अगर हम ऐड करें तो +20 और -20 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट चार्ज अभी भी क्या है, 0 है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इसको लिखने के लिए आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन neither be created nor destroyed। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। जितना चार्ज है उतना ही चार्ज रहेगा। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बट नेट चार्ज विल बी सेम। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, इसमें +20 चार्ज है, -10 चार्ज है और -5 चार्ज है। अब रिवर्स इसका प्रोसेस आया तो यहाँ पे चार्ज, इस बॉडी में चार्ज आ गया +10, इस बॉडी में चार्ज आ गया -15 और इस बॉडी में ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी पे चार्ज क्यू है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। तो आप लोग क्यू की वैल्यू बताइए स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। जिन्होंने निकाल दिया है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं निकाला है वो इधर ध्यान दें। देखो पहले कितना चार्ज है, +20 -10 -5, -10 -5 कितना होगा, -15, -15 +20 +5। यहाँ चार्ज कितना है, 10 -15 -5 -5 और Q -5 + Q। ये दोनों चार्ज बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व है। जितना चार्ज पहले सिस्टम में था उतना चार्ज सिस्टम में बाद में ही रहेगा। तो Q = क्या हो गया, इधर चला गया +10 यूनिट। अभी यूनिट हमें नहीं बताई है चार्ज की, तो हम इसको केवल यूनिट ही लिखेंगे। तो +10, इसमें चार्ज सी में चार्ज कितना हो जाएगा, +10। ओके, क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी हम चार्ज की बात करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब, एक मिनट, QUAN क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है स्टेप, यानी कि जो कंटिन्यूअस ना हो। तो चार्ज, अगर किसी भी बॉडी में चार्ज कैसे डेवलप होता है, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है या उसमें से इलेक्ट्रॉन आता है। तो अगर कोई भी बॉडी है, मान लीजिए इस बॉडी से इसमें चार्ज डेवलप होगा, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा।
अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 10 निकलेगा, 15 निकलेगा, 20 निकलेगा। क्या इसमें से 5.5 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? तो आंसर है कि इसमें से 5.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। अब इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ तो सकते नहीं है, तो इसलिए इसमें जो भी चार्ज डेवलप होगा 1e के बराबर होगा, 2e के बराबर होगा, e मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, 3e के बराबर होगा। तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो होगा n इंटू ई। वट इज ई? ई इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इक्वल होता है। तो कोई भी चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं? n इंटू ई, वेयर n जो है वो क्या होगा? इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब n जो है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर n की वैल्यू माइनस आएगी तो चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस, नेगेटिव हो जाएगा। और n की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से मान लीजिए, मान लो कोई बॉडी है, इसमें n1 प्रोटॉन है, n1 प्रोटॉन है और n2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस बॉडी में कितने चार्ज होगा? तो n1 प्रोटॉन के मतलब चार्ज कितना हो गया? n1e, और n2 इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज कितना हो गया? -n2e। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? n1e माइनस n2e। तो ये हो जाएगा n1 माइनस n2 इंटू e। तो n1 क्या है? इंटीजर है, और n2 क्या है? इंटीजर है। तो n1 में n2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इंटीजर आएगा। तो ये चार्ज क्या आ रहा है? n1 माइनस n2 इज आल्सो इंटीजर। तो ये चार्ज की इस प्रॉपर्टी क्या होती है? सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि चार्ज की क्वांटाइजेशन की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, मैक्रोस्कोपिक का मतलब हम बल्क मटेरियल की बात करते हैं। तो बल्क मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो बहुत छोटा होता है। पहले चार्ज की यूनिट के बारे में बात करें, फिर हम एसआई यूनिट जो है चार्ज की, एसआई यूनिट चार्ज की होती है कूलाम। इसको सी से दिखाते हैं एसआई सिस्टम में। कूलाम यूनिट जो है वो करंट से आती है। 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो करंट इनटू टाइम से ये हो गया एम्पियर और ये हो गया सेकेंड। तो 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड फ्लो करेगी, तो हम कहेंगे कि 1 कूलाम चार्ज इसमें फ्लो किया है। ओके, तो ये चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम। अब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की चार्ज की बात करें तो ई, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। और प्रोटॉन का चार्ज भी यही होगा। इलेक्ट्रॉन के चार्ज में ये निगेटिव होगा और प्रोटॉन के चार्ज में ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब किसी भी बॉडी में अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज इज ए मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q इक्वल टू n इंटू ई होगा, Q इक्वल टू n इंटू ई होगा। तो किसी बॉडी में चार्ज स्टेप बाय स्टेप होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसी बॉडी में नहीं हो सकता। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत छोटा है। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत छोटा, जैसे मान लीजिए अगर हम एक लाइन ड्रा करें और उस लाइन में, इस लाइन को ड्रा करने के लिए एक बहुत पास बहुत डॉट ड्रा किया, तो अब ये जो पॉइंट है, अब ये पॉइंट कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? तो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है। तो हम अगर लाइन ड्रा करने की बात करें तो हम इसमें लाइन ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये इतने, इनकी बीच की डिस्टेंस इतनी कम है कि इनको हम कंटिन्यूअस मान सकते हैं और एक लाइन हम ड्रा कर सकते हैं इस पॉइंट को मिला करके। तो ये पॉइंट क्या माना जाएगा? कंटिन्यूअस। अब ऐसे किसी भी बॉडी में चार्ज की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच का जो चार्ज डिफरेंस है वो इतना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। तो ये चार्ज क्या है? बहुत छोटा चार्ज है। अगर किसी बॉडी में 1 कूलाम चार्ज की बात करें, किसी बॉडी में अगर 1 कूलाम चार्ज है तो 1 कूलाम चार्ज का मतलब है कि उसमें 6 पॉइंट कितना बताया था कल हमने, 6.2 लगभग 10 टू द पावर ऑफ
18 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो ये बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 कूलम्ब का चार्ज अगर डेवलप हो रहा है, तो इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो चार्ज कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा? इतना कम हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इसलिए हम इस छोटे से चार्ज को निग्लेजिबल मान सकते हैं और हम चार्ज को क्या मान सकते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज मान सकते हैं। यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल की अगर हम बात करें तो चार्ज को हम क्या मानेंगे? कंटिन्यूअस मानेंगे। और अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, माइक्रोस्कोपिक का मतलब हम एटॉमिक लेवल में बात करते हैं। यानी कि अगर हम एक एटम की बात करें तो एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब एक एटम में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना चार्ज हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पे चार्ज क्वांटाइज है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन है और बहुत कम इलेक्ट्रॉन के निकलने से ही चार्ज डेवलप हो रहा है। लेकिन एक बल्क मटेरियल की बात करें जहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो वहाँ पे हम चार्ज को क्या मानेंगे? कंटिन्यूअस मानेंगे। ओके, क्लियर? चलो, तो ये प्रॉपर्टी थी चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। और हमने यूनिट जो है कूलाम यूनिट बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो हम कुछ छोटी यूनिट की बात करते हैं। मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम। 1 मिली कूलाम इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -3 कूलाम एंड 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलाम। मतलब कूलाम जो है बड़ी यूनिट है। इसको समझने एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, एक बॉडी है, इस बॉडी से 10 टू द पावर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है बॉडी पे। तो हर सेकेंड में 10 टू द पावर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो हमको ये जानना है कि 1 कूलाम चार्ज जब इसमें डेवलप होगा तो कितना टाइम होगा, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स इट विल टेक टू एक्वायर 1 कूलाम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन ये है कि 10 टू द पावर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इज ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी A टू द बॉडी B and what will be the time it will acquire 1 coulomb of charge। तो अब 10 to the power of 8 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें कितना चार्ज डेवलप हुआ? तो चार्ज इसमें कितना आ गया? चार्ज आ गया n इंटू ई होता है चार्ज। n कितना है? 10 to the power of 8 और e कितना है? 1.6 इंटू 10 to the power of -19 कूलाम। तो ये पर सेकेंड, हर सेकेंड इतना चार्ज है। तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ कितना हो गया ये? -11 कूलाम पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में इतना कूलाम चार्ज डेवलप हो रहा है। तो हमें कितना चार्ज चाहिए? 1 कूलाम चार्ज चाहिए। तो 1 कूलाम चार्ज में कितना टाइम लगेगा बता सकते हैं? एक सेकेंड में इतना, 2 सेकेंड में कितना, 2 इंटू दिस 3 सेकेंड में। मान लेते हैं टी टाइम में 1 कूलाम चार्ज डेवलप हो रहा। तो टी टाइम में कितना चार्ज डेवलप होगा? एक सेकेंड में इतना हो रहा है तो टी टाइम में कितना होगा? टी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा? टी इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 और दिस बिकम इक्वल टू 1 कूलाम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? टी इज 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 सेकेंड। कितना हो गया ये? 1.6 को क्या लिखे थे? 0.62। ये कितना बार जाएगा? 16 6 या 96 हो गया। 100 है यहाँ पे, तो 16 6 या 96 एंड 16 2 या 32.625 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 सेकेंड। 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 सेकेंड। इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 200 ईयर्स आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा तो ये लगभग 200 ईयर्स के बराबर आएगा। यानी कि इस बॉडी में 10 टू द पावर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ट्रांसफर होगा तो 1 कूलाम चार्ज डेवलप करने के लिए इसको 200 ईयर्स लगेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बिग अमाउंट ऑफ, यानी कि 1 कूलाम चार्ज इज ए वेरी लार्ज चार्ज, देयरफॉर वी जनरली यूज मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम। ओके, एक एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी का है।
इसको आप लोग करिए। एग्जाम्पल है कि हाउ मैनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज in 250 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। चलिए निकालिए, स्क्रीन को पॉज करके आप लोग फाइंड आउट करिए। चलिए, जिससे हो गया अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ वो इधर देखे। 250 ग्राम प्योर वाटर, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O। H2O में हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। 2 हाइड्रोजन में तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो H2O के एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 प्रोटॉन होते हैं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होगा उतने प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। एक मोल की बात करें तो एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। 1 मोल में इतने एटम होते हैं। और 1 मोल में जो वाटर का मास होगा वो कितना होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 ग्राम पर मोल। तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया? 2 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम पर मोल। तो टोटल कितना हो गया? 18 ग्राम पर मोल। तो एक मोल में 18 ग्राम वाटर होता है, यानी कि 18 ग्राम वाटर अगर हम लेंगे तो इसमें इतने एटम होंगे। तो 18 ग्राम वाटर हैज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। क्लियर? तो 18 ग्राम वाटर में कितने एटम होंगे? इतने एटम होंगे। तो 250 ग्राम में कितने एटम होंगे बताओ? 250 ग्राम अगर हम 6.023 इंटू 10⁻23 में 18 से डिवाइड कर दें तो 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम आ जाएगा, और इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दें तो 250 ग्राम में इतने एटम होंगे। क्लियर हो गया? और एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और चार्ज के लिए क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का? ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 250 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 18 कूलम। इतना चार्ज होगा 250 ग्राम ऑफ वाटर में। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, जो भी आंसर आएगा। क्लियर? तो ये 3 प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब बात करते हैं हम लोग कंडक्टर इंसुलेटर की। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इसको समझिए। जैसे कॉपर रॉड है, इस कॉपर रॉड को हम पकड़ लेते हैं और एक ग्लास रॉड जो रब किया था उस ग्लास रॉड को टच कराते हैं। तो हमने इससे पहले एक एक्टिविटी किया था कि बॉडी को टच कराने से उसमें चार्ज आ जाता है। तो टच कराने के बाद इसको हटा दिया, फिर इसको हमने चेक किया तो हमने क्या देखा कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अगर हम इसको एक प्लास्टिक कवर करके इसको पकड़ें तो इसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? जब हम ऐसे ही नेकेड हैंड से इसको पकड़ रहे हैं तो इसमें कोई भी चार्ज शो नहीं कर रहा है, कॉपर की रॉड है। और अगर हम किसी प्लास्टिक कवर से अगर हम इसको पकड़ते हैं तो इसमें चार्ज शो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
अगर हम नेकेड हैंड से पकड़ते हैं तो चार्ज ये इजीली हमारी बॉडी में आकर के अर्थ में चला जाता है, और अगर हम प्लास्टिक कवर से इसको पकड़ते हैं तो चार्ज ये हमारी बॉडी में इंटर नहीं कर पाता, यानी कि प्लास्टिक जो है चार्ज को फ्लो करने से रोकता है। तो कॉपर क्या कहलाएगा, कॉपर में चार्ज का फ्लो इजीली हो रहा है और प्लास्टिक में चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे मान लेते हैं एक फिर से कॉपर रॉड लेते हैं, और इस कॉपर रॉड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ग्लास रॉड को टच कराया और एक पिथ बॉल रखा, एक पिथ बॉल, और ये है ग्लास रॉड, पॉजिटिव रॉड है ये। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे हम इसको टच कराएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है, जो ग्लास रॉड में चार्ज था वो इस कॉपर वायर से फ्लो करके इस पिथ बॉल में चला गया। अगर हम इस ग्लास, ये कॉपर रॉड है, अगर हम इस कॉपर रॉड की जगह एक प्लास्टिक रॉड की बात करें और हम ग्लास रॉड को टच कराएं और ये पिथ बॉल है, तो हम क्या देखेंगे, पिथ बॉल में कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लास्टिक रॉड में चार्ज फ्लो नहीं होता। तो हमने दो तरीके के मटेरियल देखे, एक तो हमने कॉपर देखा जिसमें चार्ज इजीली फ्लो हो रहा है, और दूसरा क्या देखा हमने, प्लास्टिक देखा कि जिसमें चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। तो हम मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऐसे मटेरियल जिसमें चार्ज का फ्लो इजीली होता है और ऐसा मटेरियल जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है। तो ऐसे मटेरियल जिसमें चार्ज का फ्लो इजीली होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर, और ऐसे मटेरियल जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्लियर? इसको किसी को लिखना है तो लिख सकता है कि मटेरियल इन विच चार्ज कैन फ्लो वेरी इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर, एंड मटेरियल इन विच चार्ज कुड नॉट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो ये था। बीच में एक मटेरियल और है जिसको हम लोग बाद में जो है डिटेल में चैप्टर है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो चार्ज फ्लो करने की प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। तो तीन टाइप के मटेरियल आते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। फिलहाल हम लोग यहाँ पर कंडक्टर और इंसुलेटर में ही कंसंट्रेट करेंगे। ओके, चलो, तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बात हो गई। अब हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। दो मेटेलिक स्फीयर लो, ए और बी। इंसुलेटिंग स्टैंड में रख दिया जाए, दो मेटेलिक स्फीयर है ए और बी, और इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड में रख दिया गया है। एक ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिव है, उसको हम यहाँ पे पास में, इसको टच नहीं कराएंगे, इस स्फीयर के पास में रखेंगे। तो क्या होगा, अब देखो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में चार्ज क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इस रॉड के पास का जो सरफेस है मेटल का, वहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस स्फीयर को थोड़ा सा दूर कर देते हैं। थोड़ा सा दूर कर दिया, और इस रॉड को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो इस रॉड को हटाने के बाद क्या होगा कि ये बॉडी निगेटिव हो गई और ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ डेवलप हो जाएगा, यहाँ डेवलप हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका
पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा इसको और लार्ज सेपरेट कर देंगे हम, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेटल ए और मेटल बी में चार्ज डेवलप हो गया। किस तरीके से चार्ज डेवलप हो गया, ये जो चार्ज डेवलप हुआ इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।